जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, आज के इस क्लास में हम सभी लोग कवर करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री, या फिर कितने बच्चे इसे मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। तो दोनों एक ही आपका इतिहास, चाहे मध्यकालीन इतिहास। एक इतिहास अलग होता है जिसे प्राचीन इतिहास कहते हैं, एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री है आपका। ध्यान रखेंगे, इसमें पेपर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। आप लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है एग्जाम 2024-25 के लिए। और ये जो क्लास है साथियों, यह क्लास 2026 एग्जाम 2027 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, चले अब आगे बात करते हैं इसमें। तो जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, अच्छा पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखें, बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हिस्ट्री के आपके कुल 4 पेपर हैं। यानी जो आपका नेशनलिज्म इन इंडिया है, ये आपका कंपलसरी है। उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी के लिए ये जो नेशनलिज्म इन इंडिया, ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है, ये सभी के लिए अनिवार्य है। लेकिन जो पेपर 2 है उसमें आपके 3 पेपर होंगे। ठीक है, तो उस 3 पेपर में आपने जो चूज किया होगा उसी का एग्ज़ाम आपको देना है। ठीक है, हालांकि आपका 4 पेपर एक ही साथ आता है। ठीक है, यानी पहला आपका नेशनलिज्म इन इंडिया एक पेपर हो जाएगा। जब आपका पेपर 2 होगा तो उसमें 3 पेपर आपके आएंगे। उसमें से जो आप चुने रहेंगे उसका एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलें बाकी और भी क्लासेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। मैंने पिछले साल भी आपके क्लासेस कराए थे, तो बाकी क्लासेस भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं इस क्लास को अटेंड करने के बाद। ठीक है, चले जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, इसका पेपर कोड है HIS 301। यानी जो हिस्ट्री है उसका HIS 301 ये पेपर 1 का पेपर कोड है। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, ये मॉडल पेपर 1 है, क्लास 1 है आपका। टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं, वो भी आपको नोट्स के साथ मिलेंगे। नोट्स को मिला करके आपके 100 लगभग 200 क्वेश्चंस प्लस होंगे। ठीक है, जब आप क्लास करेंगे तब आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो हमारे साथ ज़रूर बनेंगे, लास्ट तक ज़रूर रहेंगे। देखें, अब एग्ज़ाम की बात करते हैं तो अगले महीने यानी नवंबर-दिसंबर में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, मां कुंभारी यूनिवर्सिटी है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है। लगभग 40% कॉलेज में आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होंगे और 60% कॉलेज में आपके लिखित एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपके एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। तो एक बार चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख ले दोस्तों। उसके बाद सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप 6 सेमेस्टर में भी मेरे साथ अवश्य जुड़े रहें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्लास की। तो इस क्लास में आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल पुनः एकजुट हुए? तो कांग्रेस के साथियों, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसमें जो नरम दल था और गरम दल था, दोनों एकजुट हो गए थे लखनऊ अधिवेशन में। अच्छा सर जी, ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे? ये भी क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है सर जी। देखें, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल व गरम दल में विभाजित हो गई। ठीक है, अच्छा कांग्रेस का नरम दल और गरम दल विभाजित किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन में। अच्छा, ये दोनों एकजुट कब हुए थे? तो ये दोनों लखनऊ अधिवेशन में एकजुट हुए थे। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए जो गरम दल वाले थे ये वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाना चाहते थे, जबकि जो नरम दल वाले थे ये जनगण मन के समर्थक थे, यानी ये जनगण मन को राष्ट्रगान बनाना चाहते थे, इसीलिए ये अलग हो गए थे, बाद में एकजुट हो गए। ठीक है, चलें। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपके जो जितने भी आपके यहाँ नोट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। तो कहाँ मिलेगा सर जी? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जा कर के ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलता है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा और ये सारे नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। आपकी यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी जानकारी रहती है टेलीग्राम ग्रुप में दी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए बार-बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है यूट्यूब पर, तो टेलीग्राम ग्रुप में ही ये आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित सारे अपडेट दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप मोस्टली आप सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न है आपका, बाल गंगाधर तिलक के अलावा निम्नलिखित में से किसने होम रूल आंदोलन भारत में शुरू किया? बताइए। यानी जो होम रूल आंदोलन था ये बाल गंगाधर तिलक भी शुरुआत किए थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक के अलावा ऐसा कौन था इन चारों में से जो भारत में होम रूल आंदोलन को शुरू किया था? तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए इसमें तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई। कब निश्चित की गई थी? तो 31 मई की तिथि निश्चित की गई थी, यानी 31 मई 1857 को ये तिथि निश्चित की गई थी 1857 की क्रांति के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे 1857 की क्रांति के लिए निश्चित तिथि 31 मई थी। ठीक है, हालांकि इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। याद है ना? अब ध्यान से रखिए। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। ठीक है, ये बात पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 4 क्या पूछा गया है? बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हुई रंगून में, कानपुर में, झांसी में या फिर लखनऊ में? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु रंगून में हुई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है चौथे का। चलिए अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए बहादुर शाह द्वितीय, इसका जन्म कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1775। कहाँ? दिल्ली, भारत में। और इसकी मृत्यु हुई थी 7 नवंबर 1862 रंगून बर्मा में। यानी रंगून बर्मा को वर्तमान में यांगून म्यांमार कहा जाता है। ठीक है, भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, इनका शासनकाल 1837 से 1857 तक रहा था। इनका शासनकाल भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर क्लास आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लग रहा हो, अगर ज़रा सा भी शानदार लग रहा हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देंगे। क्यों लाइक करेंगे सर जी? क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब क्या करता है, इस क्लास को बाकी बच्चों के पास भी भेजता है। ठीक है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस तरह से शेयर बटन बना होगा, इस पर क्लिक करके आप भी अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर ये क्लास को जरूर भेजिएगा। क्योंकि ऐसा क्लास आपको यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल है बीए से संबंधित, लेकिन आपको इस तरह से कोई नहीं पढ़ाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आपको। चले तो शेयर जरूर करिएगा आप लोग, एक लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 6 सेमेस्टर में भी आपकी शानदार तरीके से तैयारी होगी। ठीक है, चले 5वां नंबर प्रश्न है 1857 का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब एक ऐसे उर्दू कवि थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे मिर्जा असदुल्ला खान गालिब इनका पूरा नाम था। ठीक है, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब इनका पूरा नाम था। 1857 के विद्रोह को देखा था। गालिब एक महान कवि और ऐतिहासिक व्यक्ति थे। उन्होंने इस विद्रोह पर उर्दू में एक कविता लिखी थी जिसका नाम दस्तंबू था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी होता है, एसएससी एमटीएस का होता है, नेवी का होता है, आर्मी है, पुलिस है, कोई भी तैयारी करते हैं तो उसमें हिस्ट्री पूछा जाता है। तो हिस्ट्री आपके लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये इसी सारे क्वेश्चंस, यही सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है 1857 के क्रांतिकारियों में वह नेता जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा गया है 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इसका मुख्य कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। ठीक है, जो बंदूक यूज किए जाते थे अंग्रेजों के द्वारा, उस बंदूकों में गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती थी। ठीक है, इसका मुख्य कारण था 1857 के विद्रोह का। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। और 1857 का विद्रोह ही एक ऐसा विद्रोह है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों ने मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद कोई ऐसा लड़ाई नहीं है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों एक होकर के किसी चीज़ के लिए लड़े हों। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 8 आपका है। हालांकि आपका 1947 में जो आज़ादी मिली थी उसके लिए भी हिंदू मुस्लिम थे, लेकिन उतना एकता नहीं था। चलें प्रश्न नंबर 8 है आपका 1857 के विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में नेतृत्व करने वाले बेगम हजरत महल थीं। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा गया है 1857 की विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी भैया? बिल्कुल हिंदू मुस्लिम एकता थी, इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया है 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे अधिकृत किया?
तो देखिए झांसी, मेरठ और दिल्ली और कानपुर में सबसे पहले अंग्रेजों ने दिल्ली को कब्जा किया था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। कहाँ से? दिल्ली से, पूना से, अवध से या फिर महाराष्ट्र से? तो सबसे ज़्यादा अवध से। ठीक है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सबसे ज़्यादा सिपाही अवध से थे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। आपका पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रवाद में प्रेस की क्या भूमिका थी? देशभक्ति के संदेश का प्रसार, बिल्कुल। अन्यायपूर्ण नीतियों की आलोचना, बिल्कुल। दुनियादारी की जो खबरें हैं उनसे अवगत कराना, बिल्कुल। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 14 पूछा गया है, किस कांग्रेस के नेता को शेरे पंजाब की उपाधि से नवाजा गया? लाला लाजपत राय को। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है, हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन है? महात्मा गांधी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 16 पूछा गया है, भारत में संविधान कब लागू हुआ? भारत में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। सी ऑप्शन आपका राइट है। पूछता है भारत का संविधान कब बनकर तैयार हो गया था, अब कब लागू हुआ था, दोनों अलग अलग डेट हैं, दोनों का अलग अलग ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसे संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। ठीक है, संविधान सभा ने, अच्छा संविधान को कब अपनाया गया था ये पूछता है, तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 17 है, गिरमिटिया मजदूरों को किस स्थानों पर ले जाया जाता था? फिजी, वेस्ट इंडीज, गुथाना, ये सभी। देखिए तीन ही देश नहीं है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर गिरमिटिया मजदूरों को ले जाया जाता था। गिरमिटिया मजदूर क्या होते हैं सर जी? बिल्कुल बताएंगे, चले ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। देखें, गिरमिटिया मजदूरों को ये देश ले जाया जाता था। कौन कौन? फिजी, कैरेबियन द्वीप यानी त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, श्रीलंका, नीदरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस, इन सभी जगहों पर गिरमिटिया मजदूरों को ले जाया जाता था। अच्छा ये कौन है? तो गिरमिटिया मजदूरों को अंग्रेजों ने अपनी उपनिवेशों में काम करने के लिए भेजा था। ठीक है, अंग्रेजों ने इन मजदूरों को पानी के जहाज़ों में लादकर ले जाया था। ठीक है, ले जाया जाया करते थे, ये बात ध्यान रखेंगे। अंग्रेजों का मकसद था कि ये मजदूर गन्ने की खेती करें। अंग्रेजों का मानना था कि जो बिहार है और उत्तर प्रदेश है, इसके मजदूर गन्ने की खेती में अच्छे होते हैं। ठीक है, चलें अब आगे आप लोग ध्यान रखेंगे। देखें, गिरमिटिया शब्द अंग्रेजी के एग्रीमेंट शब्द का अपभ्रंश है। इस दस्तावेज पर अंगूठे का निशान लगाकर हर साल हजारों मजदूर विदेश भेजे जाते थे। इस दस्तावेज को मजदूर और मालिक गिरमिट कहते थे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 क्या है, हरिजन महात्मा गांधी ने किन्हें कहा? अछूतों को, भक्तों को, देवताओं को या साधुओं को? तो अछूतों को महात्मा गांधी ने हरिजन कहा था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता 1931 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा। देखें, 5 मार्च सन 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनैतिक समझौता, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 भुज से शुरू हुआ। सॉरी, यहाँ गलत हो गया। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 दांडी से शुरू हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। वेरी वेरी सॉरी इसके लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? दांडी यात्रा से शुरू हुआ। कब हुआ था? 1930 में। चलिए आप लोग ध्यान रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के दांडी मार्च से शुरू हुई थी। इस आंदोलन की शुरुआत ब्रिटिश सरकार की नमक शुल्क नीति के खिलाफ हुई थी। इस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है।
चलिए प्रश्न नंबर 21 है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 में की गई थी। केबी हेडगेवार ने की थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। 21 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा गया है, नेशन यानी राष्ट्र की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी, अंग्रेजी, लैटिन या फिर चीनी? राष्ट्र शब्द की जो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से हुई है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के नेशन शब्द से हुई है। नेशन शब्द की उत्पत्ति नेसियो से हुई है, जिसका मतलब है भैया पैदा करना। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर आपका 24 क्या पूछा गया है, फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई? तो इसको अपनाने वाले अंग्रेज थे। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने? तो देखिए गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में हुई थी। ठीक है, जिसमें 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। ए ह्यूम ने महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला था। ठीक है, और व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष चुना गया था। प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो ये बच्चे बच्चे के जवान पर याद होगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 28 नंबर प्रश्न आ गया आपका, ध्यान से देखेंगे, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में की थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में उनका प्रथम आश्रम 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोरचब क्षेत्र में स्थापित किया गया था। 17 जून 1917 को आश्रम को साबरमती के किनारों पर खुली जमीन के भूभाग पर स्थानांतरित कर दिया गया। प्रश्न नंबर 29 आपका क्या पूछा गया है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, वेदों की ओर लौटो का नारा आधुनिक भारत के चिंतक और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। उनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किसका नाम किसका बचपन में नाम मूल शंकर था? स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक है, उन्होंने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई यानी तत्कालीन बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने सबसे पहले 1876 में स्वराज का नारा दिया था। यहाँ पर कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, जैसे आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 10 अप्रैल 1875। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अच्छा, स्वराज का नारा सबसे पहले किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब दिया था? 1876 में। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद तो ब्रिटिश राज की संतति है? इसको कहने वाले थे आर कोपलैंड। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 31 हम देखेंगे क्या पूछा गया है, भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई। ए ऑप्शन आपका राइट है। हालांकि जो लॉर्ड डलहौजी थे, इनके शासन में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे और हर साल लॉर्ड डलहौजी से संबंधित आपके कम से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने काफ़ी डिटेल में यहाँ पर लिखा है, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए भारत में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। ठीक है सर जी, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। आपके एग्जाम में पूछा जाता है भारत में लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1848 से 1856 तक। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है
भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे, टेलीग्राफ और डाक सेवाओं की शुरुआत की थी। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है भारत में टेलीग्राफ, डाक सेवा और रेलवे की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, लोक निर्माण विभाग की स्थापना भारत में किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। आपके एग्जाम में पूछा जाता है वुड्स एजुकेशन कमीशन भारत में किसने लाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने वुड्स एजुकेशन कमीशन की नियुक्ति की थी। प्रश्न नंबर 32 आपका पूछा गया है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब देखिए लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भी बहुत सारे घटनाएं घटी थी हमारे प्यारे देश भारत में, और ये इनसे भी संबंधित आपके कम से कम 2-3 सवाल हर साल पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इनके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है, तो ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। देखें, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग थे। ठीक है सर जी। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल भारत में कब से कब तक रहा? 1856 से 1860 तक। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुई कुछ अहम घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी इनके शासनकाल में? देखिए, 1857 के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया, यानी जो लॉर्ड कैनिंग थे, इन्होंने 1857 में जो विद्रोह हुआ था इसको लॉर्ड कैनिंग ने दबा दिया था। ठीक है, यानी ख़त्म कर दिया था। जो लॉर्ड कैनिंग थे, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित किया। आपके एग्जाम में पूछा जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को किसने पारित किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, अच्छा, पूछा जाता है व्यपगत के सिद्धांत को वापस लिया, यानी जो लॉर्ड कैनिंग थे ये व्यपगत के सिद्धांत को वापस ले लिए थे। ठीक है, चलें। अच्छा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता लागू की थी। आपके एग्जाम में पूछा जाता है आपराधिक प्रक्रिया संहिता किसने लागू की थी? तो लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, चले। उन्होंने भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम लागू किया। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम किसने लागू किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, उन्होंने भारतीय दंड संहिता 1858 लागू की थी। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय दंड संहिता 1858 किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, उन्होंने भारत, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारत में कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बॉम्बे विश्वविद्यालय, ये 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना लॉर्ड कैनिंग ने की थी। ठीक है, चले आगे। ध्यान रखेंगे, विधवा पुनर्विवाह लागू किया, यानी जो महिलाएं विधवा हो जाती थीं उनका फिर से विवाह कराना आरंभ किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, चले। प्रश्न नंबर 33 आपका पूछा गया है किसने 1857 के विद्रोह को भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहा? तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो विनायक दामोदर सावरकर थे, ठीक है, इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहा था। ठीक है, 1857 के विद्रोह को। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 आपका क्या पूछा गया है किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? इसको कहने वाले कौन थे भैया? आरसी मजूमदार थे। ठीक है, 34 का सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 क्या पूछा गया है आपका? निम्न में से कौन न तो कभी ब्रिटिश के द्वारा पकड़ा गया और न ही कभी मारा गया? कौन थे? मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहब या फिर लक्ष्मीबाई? तो आप सभी लोग जानते होंगे जो नाना साहब थे इनको ना ही कभी पकड़ा गया था और ना ही कभी मारा गया। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। और ऐसे ही थे हमारे वीर, कौन? चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न है गांधी जी का भारत में सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण आंदोलन गांधी जी का सर्वप्रथम आंदोलन था भारत में। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, पूछा जाता है चंपारण आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। यह आंदोलन साल 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। ठीक है, चले।
प्रश्न नंबर 37 आपका पूछा गया है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो जो आपके महात्मा गांधी थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बने थे। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 आपका पूछा गया है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 आपका क्या पूछा गया है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो ध्यान रखेंगे, अच्छा यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं, लगभग 90% बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं सर जी? क्योंकि देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? इसी दो प्रश्न में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आज जो अभी तक 39 नंबर प्रश्न तक रुके हैं उनके डाउट क्लियर हो जाएंगे जिंदगी भर के लिए। ध्यान से देखेंगे। देखें, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अच्छा सर जी, तो महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा ध्यान से देखेंगे किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, महात्मा गांधी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। ठीक है, गांधी जी को महात्मा शब्द की संज्ञा और उपाधि सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, अब आपके डाउट क्लियर हो गए। राष्ट्रपिता किसने कहा था महात्मा गांधी को? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी महात्मा गांधी को। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया है, गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? 1932 में। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए ध्यान रखेंगे आप लोग, महात्मा गांधी ने 30 सितंबर 1932 को अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। पहले इसका नाम क्या था? अस्पृश्यता निवारण संघ, जिसे 13 सितंबर 1933 को बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर आपका 41 पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी की उपाधि क्या थी? तो इनको उपाधि दिया गया था कैसर हिंद की। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 42 आपका क्या पूछा गया है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था? क्या लक्ष्य था? तो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 आपका क्या पूछा गया, 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह विद्रोह मेरठ से। देखिए यहाँ पर मैंने कहा था ना कि जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, जो की पॉइंट मैं पढ़ाता हूँ, उसे बिल्कुल भी स्किप मत किया कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके वहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है बाबू, चलें। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 44 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? बताने का प्रयास करिए आप सभी लोग। सही सुमेलित कौन सा है? बिल्कुल, बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, ये आपका सही सुमेलित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 आपका पूछा गया है, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से भी जाना जाता था? तो छबीली, मनु और मणिकर्णिका, ये तीनों नामों से जाना जाता था। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 आपका, 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहाँ से गिरफ्तार किया था? तो इसको हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। बहादुर शाह जफर को किसने किया था? हडसन ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 है, क्वीन विक्टोरिया की घोषणा किस वर्ष हुई? तो क्वीन विक्टोरिया की जो घोषणा है साथियों, नवंबर 1858 को हुई थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 48 आपका पूछा गया है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 49 क्या पूछा गया, 1857 ईस्वी के विद्रोह को क्रांति की संज्ञा किसने दी? तो ध्यान रखेंगे, जो आपके बीडी सावरकर थे, इन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह को क्रांति की संज्ञा दी थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 50 आपका पूछा गया है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? तो 1858 में। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 51 क्या पूछा गया है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? जॉर्ज यूल को, विलियम वेडरबर्न को
ए ह्यूम को या फिर रविंद्रनाथ टैगोर को? किसको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है? बिल्कुल, ए ओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 52 क्या पूछा गया है? ए नेशन इन द मेकिंग नामक जो पुस्तक है इसको किसने लिखा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखा था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 53 क्या पूछा गया है? इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में उभरा था। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब इल्बर्ट बिल विवाद क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखें, लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक भारत के वायसराय थे। सर कार्टेन इल्बर्ट लॉर्ड रिपन की परिषद के कानून सदस्य थे। इल्बर्ट बिल को 9 फरवरी 1883 को पेश किया गया था। आपके एग्जाम में पूछा जाता है इल्बर्ट बिल को भारत में कब पेश किया गया? 9 फरवरी 1883 को। किस वायसराय के शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 54 आपका पूछा गया है, किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? किस अधिनियम में पूछ रहा है? तो जो 1935 का अधिनियम था इसमें भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 55 क्या पूछा गया है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 में। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। भारतीय साम्यवादी दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत का एक साम्यवादी दल है। इस दल की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुई थी। प्रश्न नंबर 56 है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 57 पूछा गया है, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का जो विभाजन है 1911 में रद्द हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट है। आप लोग ध्यान रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग ने साल 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया था। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था। यहाँ पर भी दो आप प्रश्न हैं और दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। अच्छा, बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया, यानी बंगाल विभाजन को किसने मिला दिया था या फिर किसने रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया 1911 में। यानी 1905 में अलग हुआ था और 1911 में आपका एक हो गया था, यानी 6 साल बाद। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 58 है आपका, सूरत अधिवेशन कब हुआ? सूरत अधिवेशन 1907 में। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 59 क्या पूछा गया है? 1858 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई? तो ए ह्यूम की पहल पर की गई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। और बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 62 आपका पूछा गया, लखनऊ समझौता कब हुआ? लखनऊ समझौता साथियों 1916 में हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट है। उम्मीद है साथियों आपको क्लास अच्छा लगा होगा, जानकारी भी काफ़ी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि यूट्यूब इस क्लास को और आगे बच्चों के पास भेजे। आप भी शेयर कीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप 6 सेमेस्टर में भी मेरे साथ जरूर जुड़े रहें। जल्दी मिलते हैं साथियों आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।